Hello students, welcome to online class of PN National Public School. Myself Vipin Mishra, your geography teachers. Day before yesterday, I already discussed about resource and development. मैंने आपको पूरा resource and development के बारे में पूरा पढ़ाया, समझाया. आपने पढ़ा होगा, आई होप सो. मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ा होगा और छुट्टी का आप आनंद भी ले रहे हो, तो साथ में पढ़ाई भी करते रहिए. मैं रिसोर्स और डेवलपमेंट का आपका डेफिनेशन भी पूछूंगा, पूरा डिटेल आपसे लूँगा. इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था मैंने सॉइल इरोजन के बारे में. शायद आपने पढ़ा होगा, उसको डेफिनेशन को भी आपने याद किया होगा. तो सॉइल इरोजन क्या है बच्चों? रिमूवल ऑफ सॉइल, टॉप लेवल सॉइल का रिमूवल होना बाय आइदर बाय नेचर और बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज soil erosion. I am repeating here once again, listen carefully. Removal of soil either by nature or by human activities is known as soil erosion. Soil erosion किन कारणों से होता है? नेचर के कारण से भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटी के भी कारण से भी होता है. चूँकि देखिए सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कोई भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसको आप लोग जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ केयरफुली और अच्छे से पढ़िएगा. जब आप केयरफुली पढ़ोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी. बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान वर्क है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ज्योग्राफी. जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए. तो ये मैंने बात किया अभी क्या, सॉइल इरोजन के बारे में. क्लियर है बच्चों? सॉइल इरोजन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है. मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो क्या है, किसी भी कारण से इरोज होती है, वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन. चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी से हो या फिर बाय नेचुरल एक्टिविटी से हो. क्लियर है? अब चूंकि देखिए नेचुरल कैसे होता है, बाढ़ के कारण. बाढ़ आया, मिट्टी को बहा करके ले गया, वो मिट्टी क्या हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई, जिस वजह से इरोजनल एक्टिविटीज़ हुआ. दूसरा जैसे आपका क्या होता है, विंड इरोजन भी होता है. विंड इरोजन कैसे होता है, हवा, यानी हवा जो है आपका आया और हवा का जो मिट्टी का जो टॉप लेयर है, ऊपरी लेवल है, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो गया, रिमूव हो गया. इस वजह से जो फ्लड इरोजन है, विंड इरोजन है, इस तरह से इरोजनल एक्टिविटी होता है. दूसरा हमने बात किया जैसे ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे इरोजन होता है. क्योंकि लोग माइनिंग करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी इरोजनल एक्टिविटी होता है. तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा. उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की. इसकी बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की. तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है बच्चों, एक ध्यान सुनिएगा. रेंडरिंग ऑफ लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन. आई एम रिपीटिंग हियर वंस अगेन, listen carefully. Rendering of land unfit for cultivation, this is called land degradation. There are many causes of land degradation. चूँकि land degradation के बहुत सारे कारण होते हैं. कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे पहला आपका कारण ये है कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है. आज की डेट में क्या है, चूँकि मॉडर्नाइजेशन पीरियड है बच्चों, मॉडर्नाइजेशन पीरियड है ना, तो मॉडर्नाइजेशन पीरियड में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे इस अर्थ पे, जिसकी वजह से लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता है. दूसरा नेचुरल फैक्टर भी है. नेचुरल फैक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे डिजास्टर हो जाता है, कई बार कई तरह के डिजास्टर होते हैं. उस केस में भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है. यानी वो एक तरह से वो डिग्रेड का मतलब क्या हो गया, वेस्ट लैंड. क्या हो गया, वेस्ट लैंड, विच इज नॉट यूजफुल फॉर कल्टिवेशन. क्लियर? यानी वो आपके कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं है. और चूंकि कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं होगा तो लैंड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. इसी चीज़ को हमने लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं. एक और चीज़ ध्यान दीजिए, चूँकि हम जो भी लैंड हमारे यहाँ अवेलेबल है, मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ 3 फॉर्म्स में लैंड अवेलेबल है. कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं, मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, कौन कौन सा है. देखो, माउंटेन है, प्लेन्स है और प्लेट्यू है. कौन कौन सा है, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू. मैंने आपको पूरा पाई चार्ट के माध्यम से समझाया था कि माउंटेन्स का कितना परसेंट है, प्लेट्यू का कितना परसेंट है और माउंटेन प्लेन्स का कितना परसेंट है. क्लियर है?
आज मैं आपको नेट सोन एरिया यानी रिपोर्टेड एरिया के बारे में बताऊंगा। टोटल हम लोगों का जैसे सपोज दैट 100% पूरा लैंड एरिया है। अब उस लैंड एरिया में पूरा लैंड एरिया किस तरीके से यूज़फुल होता है, जैसा मैंने आपको एक पाई चार्ट बनाया है, उस पाई चार्ट के माध्यम से आप समझोगे। और ये पाई चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप एनसीईआरटी बुक्स को भी अच्छे से देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। जैसे जो टोटल लैंड एरिया कितना है बच्चों, 100%। कितना लैंड एरिया टोटल, 100%। उस 100% से मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सा लैंड कहाँ पर कितना % यूज़ किया गया है। तो उस लैंड में जैसे जो हमारा 90, 60, 61 का है, और इधर मैंने 2002 और 3 का पाई चार्ट बनाया है। इन दोनों को बीच में मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। क्लियर है, क्या किया मैंने, कंपेयर किया है। अब देखिए जो नेट सोन एरिया है 60, 61 के पीरियड में कितना था, 45.26%। क्लियर है, नेट सोन यानी नेट सोन एरिया जो लैंड एरिया टोटल दिख रहा था वो कितना था, 45.26%। उसके अलावा जो फॉरेस्ट का कवर था 60, 61 के पीरियड में कितना % था, 18.11%। 18.11% फॉरेस्ट लैंड एरिया था। वेरन एंड वेस्ट लैंड का जो परसेंटेज था 60, 61 में 12.1% था। वहीं जो वेरन और वेस्ट लैंड आपका 2002-3 में कितना % आ गया, 6.29% है। और फॉरेस्ट लैंड एरिया 2002-3 में कितना आ गया था, 22.57% आ गया था। इस तरह से फॉरेस्ट लैंड एरिया कुछ तो इंक्रीज किया है। क्लियर है, लेकिन वेरन एंड वेस्ट लैंड में भी हम लोगों ने कुछ इम्प्रूव किया। वेरन एंड वेस्ट लैंड का मतलब क्या हो गया, यानी जो ज़मीन आपके अनउपजाऊ थी उसको गवर्नमेंट ने किसी तरीके से क्या किया, उसको उपजाऊ बनाया, यूजफुल बनाया, जिसकी वजह से वो जो लैंड हम लोग क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काम आया। जैसे बैरन मतलब क्या हो गया, वेस्ट लैंड। क्लियर है ना। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर मीन विच इज नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। तो जो ये 60, 61 के पीरियड में कितना % था, 4.95%। यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड एरिया को कुछ % क्या हुआ, उसके बाद घट के कितना हो गया, 3.45%। इस तरह से जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड था वो कितना था आपका 6.23%, घट के कितना आ गया 4.4%। फैलो लैंड जो आपका था 3.50%, ये कुछ थोड़ा हल्का सा माइनर इंक्रीज किया 3.82%। और करंट फैलो लैंड जो है आपका 3.73% था, वो बढ़ के 7.03% हो गया। इस तरह से हमने कंपेयर किया। एक बार आप एनसीईआरटी की बुक में इनका कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा कि टोटल जो लैंड एवेबिलिटी है, हमारे लैंड एवेबिलिटी हमारे पूरे जो अर्थ पे है वो किस तरह से किस किस फॉर्म में कैटेगराइज है। तो एक बार जब आप बुक पढ़ोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, चूँकि देखिए लैंड इज़ यूजफुल फॉर मेनी पर्पस, बहुत सारे कारण से हम लोगों को लैंड का क्या है, यूजफुल है। ठीक है, लैंड का यूटिलाइजेशन अलग अलग फील्ड में है, लेकिन इसीलिए इसका क्या है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन नेसेसरी। अब हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जैसे सॉइल को कंजर्व करना है, लैंड को कंजर्व करना है, तो कैसे कंजर्व कर सकते हो, इसको डिग्रेड होने से बचाना है, इरोजनल एक्टिविटी होने से बचाना है। क्लियर है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। कंजर्वेशन जो कि सॉइल और लैंड का कंजर्वेशन अलग अलग फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे आप देखो बहुत ऐसी जगह हैं जैसे हिल एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टाइम में इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ काउंटर प्लॉइंग। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हो, क्लियर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे आप ध्यान दीजिए इधर, मैं आप फर्स्ट प्रोडक्शन लिख रहा हूँ। काउंटर प्लॉइंग, आप एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है। तो अब उसको इरोजनल एक्टिविटी से बचाने के लिए आप एक स्टेप ले सकते हो, क्या कर सकते हो, काउंटर बना करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे आपने कई जगह देखा भी होगा कि लोग खेतों में क्या होता है अलग अलग मेड़ टाइप का बना देंगे साइड साइड में। ये समझ में आ रही है ना बात।
तो काउंटर बना बना करके क्या होगा, वो प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक होता है स्टेप क्रॉपिंग। कई ऐसे क्रॉप्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि थोड़े थोड़े दूर पे, यानी 20-30 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, और उस लैंड को डिवाइड करके क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। अब इस प्रोडक्शन से क्या होता है, इस प्रोडक्शन से क्या होगा, जो इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है वो इरोजनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा जो मैंने अभी बताया था वो क्या था आपका, स्टेप क्रॉपिंग, स्टेप क्रॉपिंग। थर्ड वन जो है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है बच्चों, आपके दिमाग में ये चीज़ घूम रही होगी कि क्रॉप रोटेशन क्या है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि क्रॉप रोटेशन क्या है। ध्यान से सुनो, कोई भी क्रॉप हम सेम लैंड एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है कि उसकी फर्टिलिटी लेवल उस हर साल सेम मेंटेन नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या कहा है कि कुछ ऐसे क्रॉप को हम अडॉप्ट करें कि यानी रोटेशन सिस्टम से एक क्रॉप सेम लैंड एरिया पे इस साल उगा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर दूसरा प्रोडक्शन करें। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। यानी इस साल मैंने सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इस साल मैंने पल्सेस का प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट ईयर उसी लैंड एरिया में कोई और प्रोडक्शन करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ना क्रॉप रोटेशन क्या है। नेक्स्ट जो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। क्लियर है, क्योंकि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट क्या क्या मतलब है, यानी जहां पर इरोजनल एक्टिविटीज होती है, क्लियर है, जहां पर इरोजनल्स के चांसेस आपको ज्यादा दिखते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, प्लांट लगा सकते हो। नेचुरल वेजिटेशन जो होती है, जैसे ग्रास वगैरह होता है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो इरोजनल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, वो रुकेगी। प्लांट क्या करता है, उसको इरोजनल एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है। किसे मेंटेन करता है, मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है। इसीलिए जो मैंने बताया कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट जो है, प्लांटिंग करना वहाँ भी, ये भी एक फायदे का सौदा हो सकता है। नेक्स्ट जो है प्लॉइंग ऑफ गुलीज, प्लॉइंग ऑफ गुलीज, जो गुलीज इरोजन होती है, ठीक है, तो उस तरह से भी इसको भी हम लोग क्या है, एक अलग अलग काउंटर बना करके इस इरोजनल एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ जो लैंड है, कंजर्वेशन ऑफ जो सॉइल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है। तो इसको आप लोग घर पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार आप समझ लोगे ना तो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, बस समझ लो एक एक। इसलिए मैं आपको एक एक दो पॉइंट बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे घर पे। क्लियर है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिपीट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला टॉपिक लूँगा। ठीक है, थैंक यू।